कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, बहुत सारे नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, तो सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होती है? सीडीपी की होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण की होती है। जैसे कि आपको पता है, यूपी टेट, रीट, सी टेट, बी टेट, DSSB, KVS, NVS, MPTET, HTET एंड सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से रखता है। तो जैसे आपको पता, हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं डेली, तो डेली टेस्ट सीरीज़ में आपकी आज की टेस्ट सीरीज़ नंबर 40 है। इससे पहले हमने 39 टेस्ट सीरीज़ कर दिए हैं। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो देखिए, ताकि ऐसी वीडियो अगर आप देखते हैं लगातार तो आपके 130 प्लस मार्क्स एग्ज़ाम्स में आएंगे। क्यों? हमने ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक हैं जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए। हम सिर्फ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं करवाते, कॉन्सेप्ट को समझाते, ताकि आप एक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आराम से निकल जाए। ऐसी हम आपकी प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले लेते हैं। अगर आप व्हाट्सअप करके नोट्स लेते हैं तो आपको जो टेस्ट सीरीज़ आती है, सिर्फ 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ हम करते हैं। उसके बाद जब हम टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट सीडीपी की, ईवीएस की, सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपके लिए लाते हैं। तो 10 क्वेश्चन में से आप क्या करेंगे? 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8। अगर आप नोट्स लेते हैं 10 में से 8 और 9, ये आपकी हाईएस्ट मिनिमम एंड हाईएस्ट स्कोर यही रहेंगे। 8 और 9 ये रहेंगे। ठीक है, सॉरी, 10 और 9, 8 आपके नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप 8 रहते हैं तो एक हिसाब से ठीक हो सकती है। 8 से अगर बिलो है, 7 आपकी टारगेट रहती है, आपकी अचीवमेंट कितनी है? 10 ऑन 7, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। आपकी एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड तो हो सकते हैं किसी न किसी टॉपिक से अच्छे नंबर लाके, पर यहाँ पर आपको क्या होगी? रैंक नहीं बनेगी। हम आपको बार बार कहते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम्स की फॉर्म भरिए, 15 से 20 हज़ार आपकी एग्ज़ाम्स आपकी क्या होती है? पदों की संख्या होती है, वैकेंसी होती है। लेकिन उसमें 15 से 20 लाख स्टूडेंट क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं। 15 से 20 लाख स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म भरते थे। यहाँ पर आपको लाखों की तादाद में आपको लाखों से कंपटीशन है। तो समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कितने बेहतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हम अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन बना दिया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। इस टॉपिक से आपके सभी एग्ज़ाम्स में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन 3 से 5 क्वेश्चन के एग्ज़ाम राइट आंसर आप कमेंट बता सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं होती? अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है वातावरण से, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण प्रशिक्षण से, ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिकता से, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीयता से। तो यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 27 जून 2013 का ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है। सेम ये क्वेश्चन आपको सी टेट में पूछा जा सकता है, सेम ये क्वेश्चन आपको रीट में पूछा जा सकता है, सेम ये क्वेश्चन आपको MP टेट में, बी टेट में, यूपी टेट में, सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके सामने इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम को कौन सा प्रभावित नहीं करती है? अधिगम अक्षमता को कौन प्रभावित नहीं करती है? तो वातावरण अगर आपके अच्छे नहीं होंगे, तो वातावरण आपके पूर्ण नहीं होंगे, तो आपकी अधिगम मतलब लर्निंग, आपकी लर्निंग स्किल दिक्कत करेगी। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण
अगर आप यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपकी टीचिंग जो आपको टीचर हैं, टीचर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपके वहाँ पर भी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुँच सकती है। ठीक है, आनुवंशिकता, माता पिता के द्वारा जो गुण बच्चों में आती है, अगर माता पिता अंधे बहरे गूंगे हैं, उसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसे गुण बच्चों में आती है। ऐसे गुण क्या होते हैं? बच्चों में आती है। राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म नहीं आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, नेशनलिज्म। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है, ऑप्शन नंबर ए है कोहलर, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है कुर्टलेविन, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको राइट आंसर बताना है, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम में लाइफ स्पेस किसने दिया था? कोर्ट लेविन ने दिया था। कोर्ट लेविन ने, याद रखना है, लाइफ स्पेस किसने दिया था? कोर्ट लेविन ने दिया था। लाइफ स्पेस किसने दिया था? कोर्ट लेविन। लाइफ स्पेस कोर्ट लेविन, याद हो जाएगा आपको। कभी एग्जाम्स में अगर हमारी आवाज़ आपको याद रहेगी तो ऐसे क्वेश्चन आपके राइट आंसर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, तो वह डैश कहलाता है। याद है आपको, हमने लेक्चर वीडियो में इसकी पूरी डिटेल्स में कर दी थी आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अधिगम का शून्य हस्तांतरण, ऑप्शन बी अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण। नहीं करता है, क्या करता है? नहीं करता है। तो राइट आंसर बताइए अपना राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वो कहता है शून्य हस्तांतरण होता है। कौन सा हस्तांतरण? शून्य हस्तांतरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। व्यवहार का करना व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। कौन से पक्ष में आता है? सीखने की गति कार्नेटिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है सीखने को प्रभावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। राइट आंसर आपके सामने क्या है? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। करना कौन सा पक्ष आता है? संज्ञान में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीटेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 29 जनवरी 2012 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करना कौन सा पक्ष है? गति में, भावात्मक में, मनोवैज्ञानिक में, संज्ञानात्मक है। राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का करना मतलब कोई डू मीन्स करना, कोई वर्क की बात हो रही है, कोई काम करने की बात हो रही है, कोई एक्टिविटीज़ बात हो रही है जिसपे हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ऐसी बात हो रही है। ठीक है, भाव तो हम किसी चीज़ में एक्टिविटीज़ में नहीं होती है, मनोविज्ञान भी अगर नहीं होती है, और संज्ञानात्मक भी संज्ञान से होती है, कोई एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते, गतिक में होती है। ठीक है, किस में होती है? गतिक में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप लॉजिक से क्वेश्चन को चूज़ कीजिए। कभी कभी आपके क्वेश्चन क्या होते हैं? लॉजिक से सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र सीखने का? ऑप्शन नंबर ए है व्यवसायिक, ऑप्शन बी है भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी है अनुभविक, ऑप्शन नंबर डी है आध्यात्मिक। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 29 जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अपना राइट आंसर बताइए। सीखने में निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक नहीं होगा, अनुभविक नहीं होगा, अध्यात्मक नहीं होगा, यहाँ होगा भावात्मक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भावात्मक जब आप एक कोई बच्चा या कोई व्यक्ति करता है भावात्मक क्षेत्र मतलब फील, वो अपने आप से सीखता है, उस चीज़ों को वो खुद अच्छी तरीके से समझता है, अपने फील, अपनी भावना, अपनी प्रक्रिया को समझने के बाद कोई चीज़ करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांश से कम होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी को संगठित रूप से दत्त कार्य देना। अगला को ऑप्शन देखते हैं। प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। ऑप्शन डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2018 नवंबर 2012 को ये क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वायगोस्की का सिद्धांत का निहितार्थ है उन बच्चों को संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं उनका बुद्धि लब्धांश से अधिक होता है, बुद्धि लब्धांश कम होता है। बिल्कुल भी ऐसा गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य मतलब होमवर्क, ये भी गलत हो जाएगा। आप सिर्फ टैग के माध्यम से देख सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए कठिन सवालों की बात आती है, गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान कौन सा होगा राइट आंसर? सहयोगात्मक समस्या समाधान राइट आंसर डी। क्यों नहीं होगा? ए बी सी। यहाँ कठिन सवाल है, यहाँ पर क्या है? दत्त कार्य देना। किसी बच्चों को आप सिर्फ होमवर्क करने से नहीं होगा। जिनकी बुद्धि लब्धि कम होगा, बुद्धि लब्धि कम होने से तभी सीखा जा सकता है, श्रेष्ठतम रूप आता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ऑप्शन बी है शाब्दिक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर डी है अशाब्दिक पुनर्बलन। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 12 नवंबर 2013 का यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, लेवल कितने अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा करना, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर बी है सृजनवादी। ऑप्शन नंबर सी है मानववादी। ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारवादी उपागम। तो राइट आंसर जल्दी बताइए। यूकेटेड पेपर सेकेंड क्लास 6 to 8 2011 में यह क्वेश्चन पूछा, 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान समय में शिक्षा का क्या उपागम होगा? सोचने वाली बात है। नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको डेली जब क्लास करवाते हैं टेस्ट सीरीज, वहाँ पर कई बार हम ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं, बच्चों में ऐसे क्वेश्चन को क्या डील करना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है क्या है? सृजनशीलता, क्रिएटिविटी आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेली टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहती है, टेस्ट सीरीज आप करते रहिए, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी, आप अच्छा मार्क्स गेन करते रहेंगे। चलिए, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अलौकिक व्यवहार पर निर्भर है। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अलौकिक व्यवहार के अलौकिक व्यवहार को कहाँ गया व्यवहार पर निर्भर करती है, सीखने के सिद्धांत से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी है विकासात्मक। ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारात्मक। हरियाणा टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए।
चलिए क्वेश्चन का देख लेते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अलौकिक व्यवहार, अलौकिक मतलब होता है मॉडल, क्या होता है मॉडल, ठीक है। तो क्या किससे जुड़ा होता है, संज्ञानात्मक से जुड़ा होता है। अलौकिक किससे जुड़ा होता है, संज्ञानात्मक से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित इंक्लूड नहीं है। तत्परता ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर बी है अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी है खेल, ऑप्शन नंबर डी है प्रभाव। बीटेड पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सीखने के नियम में कौन सा सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है, किस चीज़ों से हम नहीं सीख सकते हैं, इसका मतलब होता है कौन सी चीज़ों से हम बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खेल। खेल सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नियम की बात हो रही है, आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, नियम की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि खेल में क्या नहीं है, सम्मिलित है, पर यहाँ पर नियम की बात हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती है। हमारे यहाँ आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज़ डेली आपको चलती मिलती रहती है। इस टेस्ट सीरीज़ में आप भाग लीजिए, आपके अच्छे प्रिपरेशन होंगे, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, आप अच्छी रिजल्ट हासिल करेंगे, तभी तो आपके जॉब होंगे। आपको रैंक आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सभी एग्ज़ाम्स में लगभग 10 से 15 लाख स्टूडेंट आते हैं, 12 से 15 लाख आप जोड़ लीजिए। सिर्फ यूपी टेट टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम था, सिर्फ 15,000 वहाँ पे फॉर्म, 15,000 फॉर्म थे, लेकिन उन 15,000 में क्या थी, कितने 14 लाख स्टूडेंट आए हैं। कितने लाख, 14 लाख स्टूडेंट आए हैं। तो 14 लाख स्टूडेंट जब आपके पास सामने आए हैं तो कंपटीशन कितनी टफ है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए और आपको ये बात याद रखनी होगी। इतने लंबे इतने बड़े टफ कंपटीशन में आपको किस तरीके से खड़ा होना होगा, आप किस तरीके से उसे फेस करेंगे, आप किस तरीके से उसे क्वालिफाइड करके मार्क्स गेन करेंगे। तो ठीक है, रैंक आना इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आपको क्या करनी चाहिए, अच्छी ढंग से अच्छी समय के साथ स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए। तो आप तैयारी करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए, आप नोट्स भी पढ़िए। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जो चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं नॉर्मल वे में किताब से, क्योंकि किताब तो मोटी मोटी होती है, लंबे लंबे ब्रॉड टॉपिक होते हैं, आपको संक्षिप्त में नोट्स में सरल भाषा में बताया दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।